और भाई ये क्या सुन रहे हो? अरे एचआर भाई, इसका भी क्या दौर था ना। हाँ। अच्छा, तूने एक चीज नोटिस करी, ये अपने गानों को हिट कराने के लिए एक ही टेक्नोलॉजी का यूज करता था। क्या नाक से गाना? अरे नहीं। प्री लॉन्च प्री लॉन्च प्री लॉन्च प्री लॉन्च एक ऐसा वर्ड है जो आजकल के ब्रोकर्स एक गारंटी कार्ड की तरह बार बार यूज करते हैं। एक वर्ड को रिपीट करने से हिमेश के सॉन्ग्स तो हिट हो जाते थे, पर क्या किसी भी प्रॉपर्टी में प्री लॉन्च में एंटर करना हमेशा एक हिट फॉर्मूला होता है? लेट्स होल्ड दिस थॉट फॉर अ मोमेंट। मेरा नाम है सारांश सेठ एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल प्रॉपर्टी सारांश। हमारी आज की वीडियो की स्क्रिप्ट थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल रहेगी। वैसे तो हमारी वीडियो का टॉपिक एस बर्थडे एंड एस द नेस्ट होगा, पर इसके अराउंड मैं मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। We will touch upon things like Yamuna Expressway geography, how good is Ace Verde as an investment, what is Ace Nest, difference between residential and commercial studios, what is Airbnb, and lastly, is it worth buying a studio on Yamuna Expressway? So आइए इन 6 बातों को हम अबे क्या पीछे चल, मैं आइए बोलूंगा तो आ ही जाएगा क्या? अब एक्शन बोल। एक्शन। सो आइए इन 6 बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो गंदी लगे तो प्लीज डिसलाइक द वीडियो एंड अनसब्सक्राइब द चैनल, बट इफ यू फील अदरवाइज यू नो व्हाट टू डू। पर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन को डिस्कस करने में हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। दुनिया बता चुकी है 3-4 बार, तो मैं भी 1-1.5 मिनट का फिर भी रिकैप ले लेते हैं। तब तक मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। चल भाई। अबे हैंड ब्रेक तो हटा। 0 पॉइंट मतलब परी चौक से जेवर एयरपोर्ट का डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। बिल्डर्स के जो फेमस प्रोजेक्ट सुनने में आते हैं ना, वो सेक्टर 19, सेक्टर 22 है और सेक्टर 22 भी है। तीनों ही परी चौक से लगभग 20 किलोमीटर पे हैं। अथॉरिटी प्लॉट्स का भी बड़ा चस्का लोगों को। वो वाले सेक्टर्स हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20। यमुना एक्सप्रेसवे के कुछ डेवलपमेंट प्लान्स जिनका अल्लाह मच रखा है वो है फिल्म सिटी, पतंजलि, कोरियन सिटी, जापानीज सिटी, अमेरिकन सिटी, टॉय सिटी, फूड पार्क, नाइट सफारी एक्सेट्रा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो परी चौक से जेवर एयरपोर्ट की मेट्रो बन के चलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल का एक कनेक्शन बनेगा जिसके थ्रू गाजियाबाद मेरठ जाना आसान हो जाएगा। आईजीआई से जेवर एयरपोर्ट की एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो भी दौड़ेगी और भी बहुत कुछ है। हाँ भाई, अगला टॉपिक कौन सा? एस वर्दी। वर्डे। एस वर्डे। एस वर्डे। हाँ, सीट बेल्ट लगा। एस वर्डे सेक्टर 22A यमुना एक्सप्रेसवे की विश्व प्रसिद्ध 100 एकड़ वाली टाउनशिप एस एकर विले टाउनशिप का पार्ट है। 100 एकड़ का लैंड पीस कैसे डिवाइडेड है ये मैंने आपको एकर विले की वीडियो में पहले भी बताया था, पर कोई नहीं, मम्मी कहंदी होंदी सी जदों भी मौका मिले रिवीजन कर लेनी चाहिए। 100 में से 87 एकड़ में प्लॉट्स एंड उसका सपोर्ट फंक्शन बिठाया गया है। बचा 13 एकड़। 13 एकड़ में से ये 5 एकड़ का कमर्शियल लैंड पीस है जहाँ पॉसिबली हाई स्ट्रीट आएगी, एंड बाकी बची 8 एकड़ की लैंड है ये, एंड यही वो धरती है जिसको एस वर्डे का प्रमाण दिया गया है। आइए अब समझते हैं 8 एकड़ के एस वर्डे की आखिर प्लानिंग है क्या। वर्डे में खड़े किए जाएंगे 9 टावर्स। ये है T1, ये T2 पाजी, ये T3, ये T4, ये T5, T6, T7, T8 एंड T9। इन 9 में से ये 2 टावर्स T3 एंड T4 फ्यूचर में लॉन्च होंगे, तो बचे 7 में से फिलहाल टावर 9 को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में बताऊंगा क्यों। बचे 6। वर्डे के फेज 1 में अभी ये 6 टावर्स ही लॉन्च हुए हैं, T1, T2, T5, T6, T7 एंड T8, जिसमें टोटल रेजिडेंशियल यूनिट्स निकल कर आएंगी 540। समझ गए ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं? ओके, अब समझते हैं इन 6 टावर्स में यूनिट्स किस टाइप एंड साइज के होंगे। टावर T1 एंड T2 विल डेडिकेटेडली हैव 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस 4 टॉयलेट्स यूनिट्स कैटेगरी। यूनिट का साइज होगा 2445 स्क्वायर फीट। एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स के साथ 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। टावर की हाइट 18 फ्लोर्स की होगी, जो आजकल के जमाने में लो राइज कह सकते हैं आप। यूनिट का लेआउट है ये 7 फुटी मस्त टेरेस टाइप्स बालकनीज हैं, पर अंदर का कारपेट छोटा हो गया यार। 2445 स्क्वायर फीट में 1358 का कारपेट है। लोडिंग 44% होगी। फेज 1 के 6 टावर्स में से 2 की बात हमने कर ली, बचे ये 4। चारों हमशक्ल हैं, इसमें 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स वाले यूनिट्स हैं। इन चारों टावर्स की हाइट 24 फ्लोर्स की है। लिफ्ट भी इसमें 4 ही है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। 1818 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा, जिसमें कारपेट बिछाया है इन्होंने 1005 स्क्वायर फीट का। तो लोडिंग मेरे ख्याल ओयो 45 निकल के आनी है। क्लब, लैंडस्केपिंग, एमिनिटीज, लुक एंड फील वगैरह में तो एस उस्ताद है यार, बढ़िया ही बनाएगा। तो ये थी एस वर्डे की प्रोजेक्ट डिटेल्स। अब समझते हैं कि कितना लगा के कितना मिलेगा। आइए पहले वर्डे का पब्लिश प्राइस बोले तो MRP समझते हैं, और फिर देखते हैं कि प्री लॉन्च में क्या डिस्काउंट रहा। ब्रोशर के हिसाब से बेसिक सेल प्राइस है 10,995। फिर स्वाद अनुसार ऐड होती है फ्लोर PLC जो की है 100, 200, 300।
अपन 200 वाली पकड़ लेते हैं। बालकोनी से क्या दिखेगा वाली पीएलसी भी है। ऐसा व्यू 100 रुपए, अच्छा व्यू 150 रुपए। व्यू तो अच्छा ही होना चाहिए। कॉर्नर पीएलसी भी है, अच्छा 100। अब टोटल कर लेते हैं। अबे गाड़ी खड़ी करने के भी तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, इसे भी पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ा काम करवाते हैं यार। 275। धनिया मिर्ची के भी 100 रुपये एक्स्ट्रा है भाई। अब मारते हैं टोटल 10,995, 200, 150, 100, 275 एंड 100। ये आया 11,820। पर ये तो लॉन्च प्राइस है। प्री लॉन्च में ईओआई डालने वाले को 2,000 रुपए का तूफानी डिस्काउंट भी मिला है, तो डिस्काउंट नॉक ऑफ करके कीमत निकल कर आई 9,820। अब इस पे जोड़ो 5% का सरकारी खर्चा, तो मोटा मोटा एस वर्डे में टोटल तामझाम 10,300 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव निकल कर आता है। अब 10,300 रुपए का प्राइस कैसा है, मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह ये नहीं बोलूंगा कि आपको कैसा लगता है ये प्राइस कैसा है, हमें कॉमेंट्स में बताएं। इंस्टेड लेट मी शेयर माई वर्डिक्ट एंड देन आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये प्राइस कैसा लगा। प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस से 10,300 रुपए में एक हाई राइज अपार्टमेंट लेना यमुना एक्सप्रेसवे पे मेरे हिसाब से महंगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10,300 रुपए में लेके लुट गए आप, बट आपकी रीसेल काफी मीडियोकर आरओआई पे मैच्योर होगी। एस वर्डे रीसेंट पास में लॉन्च हुए अपने कंपेटिटर्स एल्डेको, वैलेज ऑफ ब्लिस एंड पूर्वांचल सनब्लिस से नो डाउट बेटर लोकेशन एंजॉय करता है, इसीलिए इट श्योरली डिजर्व्ड अ लिटिल प्रीमियम आल्सो। बट स्टिल मुझे लगता है वर्डे 10,300 की जगह 9,000 या 9200 ऑल इंक्लूसिव का सौदा होना चाहिए था। एल्डेको 9400 रुपीज में आया, 84-85-100 रुपए में आना चाहिए था। इस हिसाब से पूर्वांचल ने सनब्लिस को 8700 रुपए पे लॉन्च करके फिर भी कुछ ईमानदारी दर्शाई है, वहां पैसे बन जाएंगे। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द सेक्टर 22A, 22D में अरिहंत, गौर, वीवीआईपी, काउंटी, एस, होमक्राफ्ट, एक और पूर्वांचल भर भर के और हाई राइज अपार्टमेंट भी आने को तैयार खड़े हैं। अब आप एक बात समझो, आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया हुआ एक हाई राइज अपार्टमेंट यूनिट आपसे कोई इन्वेस्टर तो लेगा नहीं, एंड यूजर ही लेगा। पर यमुना एक्सप्रेसवे अभी 6-7 साल बाद लिवेबल होना शुरू होगा, तो मेरा कंसर्न ये है कि इतने सारे अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए इतने सारे एंड यूजर्स 2-3 साल में यहाँ मिल जाएंगे। 40% पे एग्जिट, 1 साल में एग्जिट, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री जैसी स्कीमें जो है ना वो सुनने में अच्छी लगती हैं। 1 साल के बाद लोन की ईएमआई भरते घूम रहे होगे। फिर भी अगर लेना है तो माइंड मेकअप करके लेना कि ठीक ठाक आरओआई निकालने के लिए फ्लैट का पोजेशन लेना पड़ेगा। जेब से 2-1 साल मेंटेनेंस भी देनी पड़ सकती है, तब जाके 2031-32 तक 13,000 रुपए के आसपास ट्रेड होगा आपका यूनिट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लो, जोन से भी प्रोजेक्ट में जिस भी प्राइस पे यूनिट उठा रहे हो उस पे 8% की रजिस्ट्री कॉस्ट, क्योंकि पोजेशन लेके रजिस्ट्री तो करानी पड़ेगी, प्लस रीसेल के टाइम पे अथॉरिटी का 3% का ट्रांसफर चार्ज भी लगता है। देयरफॉर यू मस्ट ऐड अबाउट 11% टू योर करंट परचेज वैल्यू। अब 7 साल के बाद 13,000 रुपए में अपनी इन्वेस्टमेंट मैच्योर करने पे आपको कितना नेट प्रॉफिट होगा, इसकी मैथ्स अब आप खुद कर सकते हो। अब अगर आप बादाम खाते हो तो आपको याद होगा कि टावर 9 के बारे में मैंने आपको बाद में बताने बोला था। एस वर्डे एंड एस नेस्ट 2 अलग अलग सोसाइटीज नहीं है, टावर 9 ही बड़ा होके एस नेस्ट बनेगा। यूनिट के ऑप्शंस 3 तरह के मिलेंगे आपको यहाँ पे, 495 स्क्वायर फीट, 645 स्क्वायर फीट एंड 666 स्क्वायर फीट। तीनों का सीधा सीधा ऑल इंक्लूसिव प्री लॉन्च प्राइस ही बता देता हूँ आपको। 495 स्क्वायर फीट वाला 57 लाख रुपए पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। 645 स्क्वायर फीट वाला 74.5 लाख रुपए का पड़ेगा एंड 666 स्क्वायर फीट वो कॉस्ट करेगा आपको 77 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव। टावर 9 की हाइट होगी 25 फ्लोर्स की, जिसमें 8 लिफ्टें हैं और एक फ्लोर पर यूनिट होंगे 3030। सब फ्लोर के यूनिट का टोटल निकाल के मारूं तो 749 निकल कर आता है। अब ये 749 यूनिट इस वर्डे की डेंसिटी में बसड़ मचाएंगे। वर्डे के फर्स्ट फेज की टोटल इन्वेंट्री मैंने आपको 540 बताई थी। फ्यूचर टावर 2 और 3 में टोटल 168 यूनिट्स आएंगी, तो टोटल हो गया 708। नाउ डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार को 8 एकड़ में 708 यूनिट सुनने में ठीक लगते हैं, पर टावर 9 भी 8 एकड़ का पार्ट होगा, और वो भी बिना किसी पार्टीशन या सेग्रीगेशन के, जिसका मतलब एस वर्डे और नेस्ट मिला के यहाँ पे 1457 फैमिलीज रहेंगी, जो कि एक ही पार्क में व्यायाम करेंगी। क्लब यूजेज में डिफरेंशिएशन या रिस्ट्रिक्शन होगी या नहीं, I don't have a clarity on this right now, but other common facilities will surely be shared by about 4,000 people. इसमें कोई शक नहीं है कि एस एक बढ़िया डेवलपर है, टाइमली डिलीवरी देता है, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग वगैरह क्रिएट करता है, पर 182 यूनिट पर एकड़ की वजह से इस सोसाइटी को लग्जरी तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। So even for end use, एल्डेको and पूर्वांचल, which are equally good builders, look better at least on paper. सिर्फ 57 लाख रुपए की चीज लेके एस जैसे डेवलपर की प्रॉपर्टी में आप भागीदार बन सकते हो, ये सुन के एक बार को मुंह में पानी तो आता है। Look, Ace Nest is a residential studio. There is something called commercial studios as well. नाम सेम है, but there is a huge contrast. देखो, ओवरऑल स्टूडियोज ना टिपिकली 4 तरह के लोगों के काम आते हैं: वर्किंग स्टैग्स और स्टूडेंट्स, कंपनी गेस्ट हाउसेस,
होटल्स एंड डेली लीज। कमर्शियल स्टूडियो की बात करूं तो कोई रोक टोक नहीं है, आप इन चारों में से किसी भी मॉडल पे अपना स्टूडियो फंक्शन कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे M3M द लाइन में आप एक टेनेंट भी रख सकते हो, कोई कंपनी को गेस्ट हाउस भी बनाकर दे सकते हो, और होटल तो आएगा ही वहां पर, एंड अगर आपके पास टाइम है तो डेली बेसिस पे भी लीज कर सकते हो। अब नेस्ट जैसा स्टूडियो जो कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल नहीं, क्या उसको भी आप इन चारों में से किसी को भी टिका सकते हो? तो मेरा आंसर होगा बहुत तेज की नो। नेस्ट के स्टूडियो को सिर्फ आप एक वर्किंग इंडिविजुअल स्लैश स्टूडेंट बोले तो सिर्फ एक किराएदार को ही दे सकते हो। कंपनी गेस्ट हाउस छोटी मोटी कंपनी है जो बिना इनवॉइस रेस की आपको रेंटल दे रही है तो अलग बात है, अदरवाइज बड़ी कंपनीज यूजुअली नीड परफॉर्मर्स टू रिलीज रेंट्स एंड दैट एंटेंगल्स यू इन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल फाइलिंग योर ITR। होटल, अपार्टमेंट कम्युनिटी में सवाल ही नहीं उठता। चौथा ऑप्शन डेली लीज या सादी भाषा में बोलूं Airbnb, तो इस पे मेरा आंसर अनफॉर्चुनेटली ब्लैक या व्हाइट नहीं हो सकता। इसके लिए विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज Airbnb। I'm sure most of you would already know that Airbnb is an online platform wherein you can list your unit for daily leasing। अब आपका यूनिट कमर्शियल प्रोजेक्ट का पार्ट है तो मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। गेस्ट बारकोड स्कैन से एंट्री करता है, ओनर को कंप्लेंट कॉल करने वाली कोई पड़ोस की आंटी भी नहीं होती, गेस्ट को टावर के नीचे मैकडॉनल्ड्स और टेरेस पे स्काई हाउस भी मिल जाता है और वो खुशी खुशी आपको ज्यादा रेंटल देने के लिए तैयार भी हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, यूजिंग रेजिडेंशियल यूनिट एज Airbnb कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सबसे पहले तो सोसाइटी के बायलॉज को फॉलो करना पड़ता है। भाई सोसाइटी की RW की यूजुअली चिंता ये रहती है कि रोज चेक इन चेकआउट होगा तो सोसाइटी में सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है। दूसरा, गेस्ट तो हर तरह का होता है, लाउड म्यूजिक, शोर शराबा या तरह तरह की एक्टिविटीज, समझ रहे हो ना। अब आज की डेट में आप या मैं ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि एस बर्थडे और एस नेस्ट की एक ही RW बनेगी या अलग अलग, क्योंकि सोसाइटी तो एक ही है। अगर एक ही RW बन जाती है ना तो दिक्कत हो सकती है बॉस। आपको नहीं लगता कि बर्थडे के 3 BHK रेजिडेंट्स माइट हैव अ प्रॉब्लम विद यू रनिंग योर यूनिट एज Airbnb? नेबर्स की बहुत सी कंप्लेंट्स मैनेज करनी पड़ सकती है। दूसरी बड़ी हर्डल है टैक्सेशन की। एनी इनकम दैट यू अर्न फ्रॉम Airbnb इज कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यू मस्ट डिक्लेयर दिस इन योर ITR। अब कैच ये है कि मंथली रेंटल आता है तो सरकार उसे नॉर्मल रेंटल इनकम मानती है, बट व्हेन योर ट्रांजैक्शंस गेट फ्रीक्वेंट अलॉन्ग विद सर्विसेज लाइक फूड, क्लीनिंग एक्सेट्रा, द IT डिपार्टमेंट may treat it as a commercial activity, even as a commercial business model also at times. That can impact your tax slab, especially if your revenue is over 20 lakhs annually, क्योंकि 20 लाख का मीटर क्रॉस करते ही GST के दायरे में आ जाते हो आप। आपको गेस्ट से 12% GST बकायदा इनवॉइस काट के कलेक्ट करना होगा और आगे सरकार को जमा भी करवाना पड़ेगा। कुछ केसेस में तो यू आर आस्क्ड टू अप्लाई फॉर अ ट्रेड लाइसेंस एज वेल। इसलिए कह रहा था रेजिडेंशियल यूनिट पे Airbnb ऑपरेट करना इजी नहीं है बॉस। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई एम नॉट अ CA, इन सब चीजों के शायद तोड़ भी हो सकते हैं, सो यू मे कंसल्ट योर चार्टेड अकाउंटेंट्स फॉर दिस। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के आखिरी टॉपिक पे। I did tell you all that the total number of studios in Ace Nest is 749, which is definitely an oversupply of inventory. शायद इसीलिए इस टावर का नाम Nest है। Anyways, I'm assuming कि सेल्फ यूज के लिए तो कोई ले नहीं रहा होगा, सबका पर्पस रेंटल इनकम ही है। अब देखो रेरा 2029 का है तो एस तो आपको 4 साल में पूरी पेमेंट लेके यूनिट थमा देगा। 4 साल के बाद 749 टेनेंट्स ढूंढना इज क्वाइट एन इंटरनल कंपटीशन एंड हेंस द रेंटल मार्केट विल बी देयर। आपको बहुत से ब्रोकर्स Formula 1 ट्रैक या क्रिकेट स्टेडियम बोल के एस नेस्ट के स्टूडियो चिपकाने की कोशिश कर रहे होंगे, पर यार मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट मैचेस रोज होते हैं या रेसें रोज लगती हैं? 2029 तक आपका यूनिट एक अच्छे रेंटल पे उड़ जाएगा? आई डाउट। इससे भी बड़ी अप्रीहेंशन मेरी यमुना एक्सप्रेसवे एज अ लोकेशन को लेकर है। एस नेस्ट की ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात करूं तो स्टूडियोज बगल में ही निम्बस पाम विलेज में है, पूर्वांचल सनब्लिस में है, एस YXP, गौर यमुना सिटी, ATS टाउनशिप में भी स्टूडियोज आ रहे हैं। इतने सारे टेनेंट्स का इक्विलिब्रियम तो तब क्रिएट होगा ना जब यमुना एक्सप्रेसवे एटलीस्ट उतना इक्विप्ड हो जाए जितना आज की डेट में नोएडा एक्सप्रेसवे है। और नोएडा एक्सप्रेसवे को ना आज के सेटअप तक पहुंचने में 20 साल लगे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे की सबसे प्राइम लोकेशन एडवेंट तो सबको पता ही होगा, उसके ठीक सामने गोल्डन पाम करके एक बहुत बढ़िया रेडी टू मूव स्टूडियोज है। उसका रेंटल आज की डेट में 30-32 हजार रुपए आता है। अब एक बात बताओ, एस नेस्ट से साइज में बड़ा स्टूडियो लोन रजिस्ट्री के साथ 40 किलोमीटर पहले डे 1 रेंटल के साथ एक ऐसे एरिया में आता है जहां नोएडा के सबसे टॉप कॉर्पोरेट्स आएंगे नहीं, ऑलरेडी हैं, तो 5 साल के बाद का सपना क्यों ही खरीदना। अब अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ही है तो सेंट्रल नोएडा के बिल्कुल दिल में सेक्टर 72 में डैसनेक आर्क करके प्रोजेक्ट है। वहां पे एक कमर्शियल स्टूडियो, रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल, 75 लाख रुपए का आता है। डैसनेक कहता है कि 75-80 हजार रुपए रेंटल दूंगा मैं आपको। मैं कहता हूँ 50 हजार रुपए भी नेट रेंटल आता है, वो बेटर है या यमुना एक्सप्रेसवे पे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का स्टूडियो लेना। नोएडा एक्सप्रेसवे पे फेयरफॉक्स इयॉन और आयन 132 जैसे प्रोजेक्ट्स जिन पे कंपनियां भिन भिना रही हैं, हजारों की तादाद में स्टैग बंदे बंदियां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो रेंट पे जल्दी उठेगा या F1 क्रिकेट मैच, बोनी कपूर की फिल्म सिटी की बदौलत? यमुना एक्सप्रेसवे वाले। यमुना एक्सप्रेसवे अभी पैदा हुआ है, यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ
प्लॉट लेने की सलाह दूंगा, वो भी अगर एक मौके के प्राइस पे मिल रहा हो तो, और लेके उसे छोड़ दो 10-12 साल के लिए, तब जाके 3-4 गुना हो जाएंगे। पर एज इन्वेस्टमेंट कोई स्टूडियो, कोई रिटेल शॉप, ऑफिस, अपार्टमेंट, बेसिकली रेंटल इनकम का कोई भी सामान अवॉइड करो, क्योंकि जितने भी फ्लैशी प्लान्स येड़ा ने पेपर पे अभी लिख रखे हैं वो 10-12 साल बाद ही जमीन पे दिखने शुरू होंगे। तब क्वांटिटी में जनता यहाँ पे आनी शिफ्ट होगी, तब जाके रेंटल इनकम का प्रोविजन क्रिएट होगा। अब हो सकता है जिन लोगों ने ये रेंटल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी खरीद रखे हो, या ब्रोकर्स या बिल्डर के लॉबी के लोग मुझसे खफा हो जाएं, बट आई डोंट नो यार, मेरे दिल में आई, मैंने कह दी। पर डिसीजन आप अपने खुद के दिल दिमाग से लेना। टेक केयर।